स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन क्या है, आइए इसे समझते हैं। हमें पता है कि अगर हम कोई भी बंद परिपथ या कुंडली लें और उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हमें पता है कि उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और जिसके कारण उस जो परिपथ होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो उपस्थिति होगी उससे उसमें चुंबकीय फ्लक्स का अस्तित्व बन जाएगा। तो जब भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का आना तय है और उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसकी उपस्थिति होगी और उससे चुंबकीय फ्लक्स का उसमें अस्तित्व बनेगा, ये हमें पता है। मतलब धारा प्रवाहित किया किसी भी बंद परिपथ या कुंडली में तो चुंबकीय फ्लक्स का एग्जिस्टेंस या अस्तित्व जरूर उसमें आएगा। अब चलिए स्वप्रेरण का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं कि हम यहां पर देखिए ये हमने एक परिपथ बनाया है और इसमें अगर आप देखें तो ये एक कुंडली है और इस कुंडली के साथ जो श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर एक परिवर्ती प्रतिरोध रियोस्टेट, एक बैटरी लगाई हुई है और एक दाब कुंजी है। अगर ये दाब कुंजी खुली है तो इस परिपथ में विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा और इस कुंडली से जो बद्ध या लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इस समय इसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस दाब कुंजी को दबाकर, यहां देखिए इस दाब कुंजी को दबाकर अगर हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करें और परिपथ में विद्युत धारा के मान को लगातार बढ़ाएं, क्या करें हम इस परिपथ में विद्युत धारा के मान को लगातार क्या करें, बढ़ाएं, तो हमने ये देखा कि विद्युत धारा से चुंबकीय फ्लक्स का अस्तित्व है और विद्युत धारा के मान को अगर लगातार बढ़ाएंगे तो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, अर्थात वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें पता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वहां क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है, जो इस मूल धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। यह भी हम जानते हैं लेंज के नियम से। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहां क्या हुआ कि आपने कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में वृद्धि करते गए, ये देखिए मुख्य धारा आई बढ़ती हुई, तो उससे कुंडली से जो बद्ध फ्लक्स है उसके मान में वृद्धि हुई और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आया और प्रेरित धारा बहने लगी, जो लेंज के नियम से क्या है, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रेरित धारा बहेगी। लेंज का नियम यही कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा जो है वो इस प्रकार बहेगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये प्रेरित धारा के उत्पन्न होने का कारण ये मुख्य धारा का प्रवाह है, तो ये उसका विरोध करने का प्रयास करेगी, ये फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी या उसमें वृद्धि का विरोध करेगी। तो ये जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा इस तरीके से होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम ऐसा कर लें कि परिपथ को तोड़ दें, तो अगर हम परिपथ को तोड़ देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, या यूं कहें कि इस मुख्य धारा के प्रवाह को एकाएक रोक दें, तो इस परिपथ से जो बद्ध या लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स है वो घटेगा और कुंडली में क्या होगी, पुनः प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्योंकि फ्लक्स का घटना भी तो एक क्या हुआ, फ्लक्स के घटने का मतलब यह है कि इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा बहेगी, परंतु इस बार प्रेरित धारा जो है वो क्या होगी, मूल धारा की दिशा में ही होगी, है ना, क्योंकि मूल धारा क्या हो रही है, मुख्य धारा क्या हो रही, घटती हुई है, तो प्रेरित धारा जो है वो मूल धारा की दिशा में ही होगी।
लेंज के नियम से, क्योंकि उसे उस कारण का विरोध करना है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो ऐसे में हमने ये सीखा कि यदि विद्युत धारा के प्रवाह को एकाएक रोकें तो जो कुंडली है उससे बद्ध फ्लक्स के मान में कमी होगी और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा और प्रेरित धारा बहेगी, जो लेंज के नियम से मुख्य धारा की दिशा में ही बहेगी। तो हमने देखा कि यदि मुख्य धारा आई यहाँ पर बढ़ती हुई है तो प्रेरित धारा जो है मुख्य धारा का विरोध कर रही है, मतलब उसकी विपरीत दिशा में बहेगी। और यदि मुख्य धारा आई घटती हुई है तो प्रेरित धारा जो है वो मुख्य धारा की दिशा में ही बहेगी। मतलब यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि विद्युत धारा के मान में वृद्धि हुई तो फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई और प्रेरित धारा आई, है ना, लेकिन क्या हुआ, वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में आई। और यहाँ क्या हुआ कि आपने विद्युत धारा के प्रवाह को रोका, मतलब फ्लक्स के मान में कमी की, तो फिर प्रेरित धारा आई, प्रेरित धारा का अस्तित्व बना, लेकिन वो मुख्य धारा की दिशा में बना। तो डेफिनेटली हमने समझा कि जो फ्लक्स का मान है उसमें या तो क्या हुई है, वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई, यहाँ क्या हुआ, फ्लक्स के मान में कमी हुई। और वृद्धि और कमी दोनों ही स्थितियों में क्या उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और जितनी वृद्धि या कमी आप करते जा रहे थे वो जो मुख्य धारा है वहां से आपको ये कभी वो मुख्य धारा के विपरीत प्रेरित धारा मिली तो कभी मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा मिली। तो यहां से हमने एक बात समझी कि यदि कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं, धारा को बढ़ाएं या घटाएं, ये परिवर्तन हुआ, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में उसी अनुरूप परिवर्तन होता है। मतलब अगर आपने धारा के मान को बढ़ाया तो फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, धारा के मान को घटाया तो फ्लक्स का मान घट रहा है, ठीक है। और उसमें उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और उसमें उत्पन्न हो रही है प्रेरित धारा, है ना। तो मतलब उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, यूं कह सकते हैं। तो इस घटना को हम कहेंगे स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण का मतलब ये समझे कि एक कुंडली है और उसमें मुख्य धारा बह रही है, उसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ है, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगी है। तो जिस कुंडली में मुख्य धारा बह रही है, जिस कुंडली में मुख्य धारा बह रही है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा भी बह रही है। तो ये घटना कहलाएगी स्वप्रेरण। सेल्फ इंडक्शन हो गया है। क्या हो गया, ये सेल्फ इंडक्शन हो गया कि यदि कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। अगर धारा बढ़ाई तो फ्लक्स बढ़ा, धारा घटाई तो फ्लक्स घटा, और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आया और प्रेरित धारा बहने लगी। तो जिस कुंडली में मुख्य धारा बह रही थी उसी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगी। ये घटना कहलाएगी स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं। यदि हम क्या करें, देखिए यहां देखिए, यदि इस स्थिति में क्या होता कि मुख्य धारा का मान अगर क्या होता, नियत होता, है ना। अगर परिपथ में जो यदि मान लेते कि कुंडली में एक नियत धारा बह रही है तो जो कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता वो भी क्या होता, नियत होता। अगर कुंडली में नियत धारा बह रही होती तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता, नियत होता, ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि नियत धारा बहती तो धारा जो परिवर्तन है समय के साथ di/dt, ये क्या हो जाता, जीरो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या होता, जीरो होता। तो इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता अगर मुख्य धारा हमारी नियत होती। परंतु यहाँ तो लगातार परिवर्तन हुआ और उसी कारण ये सब हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की बात करें। तो देखिए अभी हमने जो सीखा वो ये है कि हमने विद्युत परिपथ में, चलिए मान लीजिए इस कुंडली के बारे में बात कर लेंगे। हमने विद्युत परिपथ में n फेरों वाली एक कुंडली ली और उसमें बहने वाली धारा क्या है, I है, ठीक है। तो इस कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। धारा बढ़ेगी फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगी फ्लक्स घटेगा, यह भी हमने सीखा है। तो फिर ये हो जाएगा फाई अनुक्रमानुपाती I। अगर n फेरे हैं तो n फाई अनुक्रमानुपाती I या n फाई बराबर Li। यहाँ पर L एक कांस्टेंट है जिसे हम कहेंगे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। और एक फेरे के लिए क्या होगा, n हट जाएगा, है ना। यहाँ n फेरे हैं, एक फेरे के लिए फाई बराबर Li हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने जो देखा वो ये है कि L एक कांस्टेंट है और जिसका मान कुंडली की विमा पर डिपेंड करेगा, आकार, आकृति, माध्यम जो भी,
उसकी विमा, और उसमें फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। एल एक नियतांक, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर तो डिपेंड कर ही रहा है। एक टर्न के लिए फाई बराबर एल आई है, और एन टर्न के लिए एन फाई बराबर एल आई है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो एल है इसको हम कहेंगे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ये कांस्टेंट है ना। एन फाई समानुपाती आई या एन फाई बराबर एल आई, तो एल यहाँ पर कांस्टेंट है जिसे हम कहेंगे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। कुल मिलाकर अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो अगर आप यहाँ पर आई को 1 कर देते हैं तो फाई एल के बराबर हो जाएगा। मतलब जो एकांक धारा है उस पर कुल फ्लक्स जो होता है उसे हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कह सकते हैं। देखिए आई को 1 किया तो एकांक धारा, और फाई क्या है, फ्लक्स। तो एकांक धारा पर कुल फ्लक्स को ही हम क्या कह सकते हैं, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक एल कह सकते हैं। और इसका एसआई पद्धति में मात्रक है हेनरी। हेनरी कैसे आया, देखिए फाई बराबर एल आई है तो एल बराबर हुआ फाई बटे आई। फाई फ्लक्स है वेबर और आई एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर, ये आपका हो जाएगा एसआई पद्धति में हेनरी। तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक हो जाएगा हेनरी। चलिए फाई इजिकल टू एल आई आ गया है, एन फाई इजिकल टू एल आई आ गया। अब यदि परिपथ में बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो हमें फेराडे के नियम से पता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E इजिकल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, है ना। ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये फ्लक्स फाई है और इसमें परिवर्तन की दर जो है डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस डी डी टी। आप फाई के प्लेस पर हो गया एल आई है, यहाँ से देखिए फाई इजिकल टू एल आई रख दिया। एल को आप आगे लिख दीजिए तो E इजिकल टू हो जाएगा माइनस एल और ये हो जाएगा डी आई अपान डी टी। देखिए माइनस एल, ये एल आगे आ गया और ये हो गया डी आई अपान डी टी। और यहाँ से आपने देखा कि ऋण चिन्ह ये बता रहा है ना, माइनस साइन ये बता रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। हम फेराडे के नियम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो परिपथ के अंदर बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप क्या करिए, अगर आप इसका विमी सूत्र लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहां प्रदर्शित कर देता हूं। E इजिकल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये एक आपका फार्मूला बन गया है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व के लिए। और फाई इजिकल टू एल आई, ये फ्लक्स और स्वप्रेरकत्व के लिए बन गया। अब देखिए फाई इजिकल टू एल आई से क्या होगा, एल इजिकल टू हुआ फाई अपान आई। फाई फ्लक्स होता बी डॉट ए अपान आई, है ना। और बी क्या है, बी तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका विमी सूत्र एम टी माइनस टू ए माइनस वन होता है, ठीक है। और इंटू ए एरिया है तो उसका एल स्क्वायर होता है, और नीचे आई एम्पियर का ए हो गया। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में क्या आया, सॉल्व करने पर आपके पास स्वप्रेरकत्व का विमी सूत्र आया। देखिए आप यहाँ से एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस वन ऊपर है और ए यहाँ से ऊपर ये भी गया, ए की पावर वन ऊपर गया तो ए की पावर माइनस वन बनेगा, तो ये होगा ए की पावर माइनस टू। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू स्वप्रेरकत्व का विमी सूत्र है। हाँ, अगर आप ये यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कहाँ से लाएं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो एफ इजिकल टू बिल से निकाल लीजिएगा। यहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, एफ बल है, आई धारा और एल लंबाई, तो बी इजिकल टू हो जाएगा एफ अपान आई एल और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्वप्रेरकत्व की गणना भी कर सकते हैं और स्वप्रेरण गुणांकों को परिभाषित भी कर सकते हैं।